डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, आज आपको बीएससी पार्ट सेकंड का फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक रेक्टिफायर पर अपना व्याख्यान में देने वाला हूँ। ध्यान से सुनेंगे और यदि आवश्यकता हो तो मुझसे और क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रेक्टिफायर, उसके लिए मैंने कुछ सब टॉपिक्स इसमें बनाए हैं जिन पे मैं प्रकाश डालूँगा। तो पहला है रेक्टिफिकेशन क्या होता है, फिल्टर क्या होते हैं, रेक्टिफायर क्या होते हैं, रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें जो एक प्रकार है हाफ वेव रेक्टिफायर, उसको आज विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ में एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट वोल्टेज, स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान क्या होता है उस पर भी बताने वाले हैं उसको भी। और इसके साथ ही साथ में आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, स्पंदन मान धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, कितना होता है, कैसे निकालते हैं, वो भी आज के व्याख्यान में रहेगा। और उसके साथ ही साथ में एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर, अर्थात जो दृष्टिकारी बना रहे हैं तो दृष्टिकारी की जो दक्षता है वो क्या है, किस बात पे वो डिपेंड करती है, इसकी चर्चा भी आज के हम इस व्याख्यान के अंदर करने वाले हैं। तो जो पहला जो बिंदु है, दृष्टिकरण क्या होता है। हम जानते हैं कि जो धारा होती है वो धारा दो प्रकार की धारा सामान्यतः हमें देखने को मिलती है। एक होती है दिष्ट धारा, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का जनरेशन, ट्रांसमिशन बड़ा आसान होता है दिष्ट धारा के कंपैरिजन के अंदर, परंतु दूसरा पक्ष ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो युक्तियां हैं, लगभग वे सभी युक्तियां दिष्ट धारा से संचालित होती हैं। इसलिए जो प्रत्यावर्ती धारा है उस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो दिष्टकरण वह युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट वोल्टता या दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसी युक्ति को जो दिष्टकरण कह देते हैं, इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कह दिया जाता है। अब यहाँ हम ये जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो समय के साथ में मान और दिशा दोनों का परिवर्तन करती है, जबकि दिष्टकरण के बाद में मिलने वाली जो धारा होती है एक दिशीय धारा होती है, परंतु उसके मान में समय के साथ में और उतार चढ़ाव उसमें रहता है, परंतु डायरेक्शन उसकी एक ही रहती है। इसलिए यहाँ जो स्पंदनमान जो दिष्ट वोल्टता मिलती है, स्पंदनमान धारा मिलती है, उसमें से प्रत्यावर्ती भाग को निकाल देने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है उन्हें फिल्टर कहते हैं। इसी तरह से जो तीसरा जो पार्ट था दिष्टकारी किसे कहते हैं, तो दिष्टकरण प्रदान करने वाला जो विद्युत उपकरण होता है उसको दिष्टकारी कह देते हैं, रेक्टिफायर कह दिया जाता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के अंदर या प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता के अंदर रूपांतरित करता है। तो ऐसे विद्युत उपकरण को दिष्टकारी कहा जाता है। दिष्टकारी में पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक गुण
एकक दिशिक चालन युक्ति का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि डायोड का जब अभिलाक्षणिक गुणों का अध्ययन किया था तो उस स्थिति में पाया था कि जब पीएन संधि डायोड अग्रवाइस की अवस्था में होता है तो जो उससे जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है, अर्थात उसके लिए जो धारा प्रवाह हेतु प्रतिरोध का मान क्या रहता है, अत्यल्प रहता है। परंतु यदि उसको विपरीत दिशा में वो करते हैं, अर्थात उत्क्रम अवस्था में होता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है कि धारा प्रवाह के अंदर जो प्रतिरोध होता है अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो इस गुण के कारण से और पीएन संधि डायोड को दिष्टकारी के अंदर प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि उसका एकक दिशिक चालन युक्ति के रूप में उसको प्रयुक्त किया जाता है। दिष्टकारी मुक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर या जिसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी जिसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का केवल आधा अर्थात अर्ध तरंग उपयोग में आती है, शेष अर्ध तरंग अनुपयोगी रहती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र मैंने इसके अंदर दर्शाया है। तो जो ये पहला चित्र है ये अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र है, परिपथ में इसको प्रयुक्त किया जाता है। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत को ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। देखिए ये प्राथमिक कुंडली, ये वाली प्राथमिक कुंडली है, और द्वितीय कुंडली के श्रेणी क्रम में डायोड तथा लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं। तो ये सेकेंडरी AB जो है वो सेकेंडरी कोइल है, और इसके अंदर यहाँ ये जो D है वो क्या है, डायोड है। यहाँ ये जो दिखा रखा है ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, RL को। और RL के सिरों पर क्या नोट कर लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज इसके ऊपर मेजर कर ली जाती है। यहाँ राइट हैंड साइड के अंदर जो ये चित्र दिखता है, इसके अंदर जो फर्स्ट ऊपर वाला जो VI है, ये VI प्राथमिक कुंडली के अंदर निविष्ट जो होता है विभवांतर वोल्टता होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है समय के साथ में। और यहाँ जो बीच वाला जो ये चार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण से सेकेंडरी कोयल के अंदर उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल या वोल्टता को निरूपित करता है। जबकि यहाँ नीचे ये जो थर्ड ये V0 या V0 जिसको कह रहे हैं, ये RL के सिरों पर प्राप्त आउटपुट होता है, ये निर्गत वोल्टता होती है। अब यहाँ जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता VI इक्वल टू EP साइन ओमेगा 2 का निवेश करते हैं, तो द्वितीय कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा VS इक्वल टू NEEP साइन ओमेगा t वोल्टता प्रेरित हो जाती है। यहाँ N ट्रांसफार्मर के द्वितीय व प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात है। मैं एक बार फिर दोबारा से मैं बैक में जाता हूँ और फिर जो इसकी पूरी प्रक्रिया है मैं उसको बतलाता हूँ। देखिए इसके अंदर यहाँ जो इसके अंदर मैंने ये फिगर दिखाया है, इस फिगर के अंदर यहाँ क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो एक स्थिति के अंदर क्या रहता है, जो A पॉइंट होता है उच्च विभव पे होता है, उसी समय पर B जो पॉइंट होता है निम्न विभव पर होगा। यहाँ और दूसरे हाफ साइकिल के अंदर A ऊंचे विभव पे होगा और दूसरे हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, A निम्न विभव पर होगा। जब A उच्च विभव पर होगा अर्थात ये कौन सी स्थिति बन जाएगी, उत्क्रम
बायसिंग की अवस्था हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो डायोड है, ये डायोड क्या करता है, अल्प प्रतिरोध शो करता है, जिससे इससे धारा प्रवाहित होती है। और वो प्रवाहित होने वाली धारा का मान सपोज करो क्या है, आई है, जिसको मैंने यहाँ इसके द्वारा चित्र के अंदर ही रिप्रेजेंट किया है। इस आई के कारण से और इस आर एल के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो हमें इस वी जीरो के रूप में और हमें ये मिल जाएगा, वोल्टता मिल जाती है। परंतु हाफ साइकिल के लिए, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए यहाँ जो ए है वो निम्न विभव पर आ जाता है। और निम्न विभव पर आने के कारण से और यहाँ जो डी की स्थिति कैसी हो जाती है, यहाँ जो डायोड है ये रिवर्स बायसिंग की अवस्था के अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात ऐसी स्थिति के अंदर आई का मान 0 मिलता है, जैसा इधर ये इसके अंदर इस वाले पार्ट के अंदर दिखाया है। यहाँ जब उत्क्रम अवस्था में होता है तो ये वाला पार्ट इससे निकल जाता है, और जब वो नेक्स्ट हाफ होता है तो ये वाला पार्ट होता है। फिर उसके बाद में क्रम से वही जब साइकिल चलता रहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हाफ साइकिल के लिए इससे करंट पास होती है, इसमें वोल्टता उपलब्ध मिलती है हमें V0 के रूप में। और हाफ साइकिल के अंदर यहाँ पे इसका मान V0 का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो इस तरह से काम करता है। अब यहाँ माना अग्रदिशिक बायस में डायोड का प्रतिरोध RF है तथा ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध कितना है, RS है। ये RF तो किसका है, डायोड का प्रतिरोध है, और RS किसका प्रतिरोध है, सेकेंडरी कोइल का, द्वितीयक कुंडली का है। तो लोड प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान कितना हो गया, I इक्वल टू फॉर हाफ साइकिल, हाफ पीरियड के लिए, ये हाफ पीरियड व्हेन t लाइज बिटवीन 0 एंड t/2। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, VI इक्वल टू VS अपॉन RL प्लस R, जहाँ R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर R रिप्रेजेंट डायोड का प्रतिरोध, और लोड और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायोड प्रतिरोध, और सेकेंडरी कोयल प्रतिरोध, द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है, ये उनके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात I इक्वल टू VS अपॉन RL प्लस R, अर्थात VS की वैल्यू रख देते हैं तो EM साइन ओमेगा टी, जहाँ EM किसको रिप्रेजेंट करती है, NEP को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ अपन ने पहले इसको प्रदर्शित किया था, बताया था। तो यहाँ I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी हमें ये इस रूप में मिल जाती है। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, व्हेन t लाइज बिटवीन t/2 एंड t, तो I इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ अगले हाफ के साइकिल के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात कोई विद्युत वाहक बल या हमें नहीं मिलता है, विभवांतर नहीं मिलता, वोल्टता नहीं मिलती है। जहाँ IM जो लिखा है, IM का मान क्या है, वेयर IM इक्वल टू EM अपॉन R प्लस RL, तथा R इक्वल टू क्या है, RS प्लस RF के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब ये स्पंदन मान धारा या वोल्टता का औसत मान, क्योंकि जो करंट मिलती है या वोल्टता मिलती है तो उसका मान क्या रहता है, समय के साथ में परिवर्तित होता है। हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल में 0 रहता है, तो हाफ साइकिल के लिए या पूरे साइकिल के लिए यदि कहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में एवरेज वैल्यू के लिए चूंकि धारा I एकक दिशिक परिवर्तन धारा है, इसलिए समय के सापेक्ष परिवर्तन धारा का जो औसत मान है वो यहाँ इस इक्वेशन IDC इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T IDT। अब इसके लिए क्या है, ये 0 से t/2 के लिए उसकी वैल्यू रहती है, और नेक्स्ट साइकिल के लिए उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I की वैल्यू, तो ये इसमें रखते हैं, तो IM साइन ओमेगा टी dt इसमें रख देते हैं। हाफ साइकिल के लिए 0 से लिमिट 0 से ये आ जाएगा t/2 आ जाती है, और अपने पास में ये वैल्यू आ जाती है IM अपॉन ओमेगा टी इंटू
माइनस कोस ओमेगा टी लिमिट फ्रॉम 0 to t/2। और इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से ये 2 आता है, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ आई डी सी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। या इसी तरह से यदि औसत वोल्टता का मान निकालना चाहें, अतः आर एल प्रतिरोध के सिरों पर औसत वोल्टता कितनी होगी, आई ई डी सी इक्वल टू आई डी सी इंटू आर एल। और यहाँ आई डी सी की वैल्यू रख देते हैं आई एम आर एल अपॉन पाई, और यहाँ आई एम की वैल्यू रख देते हैं ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। तो यहाँ अपने पास आ गए ई एम अपॉन आर एल अपॉन पाई इंटू आर प्लस आर एल। तो इस तरह से यहाँ हमें ये औसत वोल्टता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट अब देखिए कि स्पंदनमान धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्थितियों के अंदर होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर, अर्थात पहले क्या कर दें, उसका स्क्वायर कर दें, है ना, और फिर क्या कर दें, उसका औसत निकाल दें, फिर उसका क्या कर दें, अंडर रूट कर दें। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसकी मिल जाती है। एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को धारा का वर्गमाध्य मूल मान आई आर एम एस कहते हैं। अर्थात आई आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर अंडर रूट, एवरेज वैल्यू है आई की। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1/t लिमिट फ्रॉम 0 to t आई स्क्वायर इंटू डी टी। आई स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने से और या हमें ये मिलता है आई एम स्क्वायर अपॉन 4, अर्थात आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन 2 या ई एम अपॉन 2 इंटू आर प्लस आर एल। ये इक्वेशन 5 के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। इसलिए निर्गत वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, आर एम एस वैल्यू को आर एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ई आर एम एस वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए आई एम इंटू आर एल अपॉन 2 और ई आर एम एस की वैल्यू यहाँ ये हमें इस तरह से ये मिल जाती है, ये ई आर एम एस इक्वल टू ई एम आर एल अपॉन 2 इंटू आर प्लस आर एल, जहाँ पे आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर आर रिप्रेजेंट द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कोयल एंड प्लस एंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर, दिष्टकारी की दक्षता, अर्थात जो विद्युत उपकरण हम काम में ले रहे हैं वो कितनी एसी को और डीसी में कन्वर्ट करता है। इसे सीधा सीधा अभिप्राय हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ किसी दिष्टकारी की दक्षता को निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ उसको परिभाषित कर देते हैं, दिष्टकारी की जो दक्षता है नीटा इक्वल टू निर्गत दिष्ट शक्ति अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति मल्टीप्लाइड बाई 100, अर्थात पी डी सी अपॉन पी ए सी इंटू 100। आर एल में निर्गत दिष्ट शक्ति समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं पी डी सी इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल। आई स्क्वायर डी सी की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ हमें मिल जाती है पी डी सी इक्वल टू ई एम स्क्वायर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध आर एस, डायोड के प्रतिरोध आर एफ तथा लोड प्रतिरोध आर एल में धारा प्रवाह के कारण क्षय शक्ति के योग के बराबर होती है। तो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति को पी ए सी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। तो यहाँ इसको आर एस प्लस आर एफ को आर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ अपने पास में ये मिल जाती है इक्वेशन, अर्थात पी ए सी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर प्लस आर एल। समीकरण जो 5 है वो हम
काम में लेते हैं, IRMS की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो PAC की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। अब PDC और PAC की वैल्यू यहाँ ऊपर समीकरण 7 के अंदर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें ये इससे ये मिल जाती है, और जो लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है, लास्ट में रिजल्ट हमें दक्षता के लिए ये मिल जाता है। अर्थात यहाँ ये जो नीटा है वो 40.6/1 प्लस R/RL प्रतिशत। अब यहाँ ये जो इक्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन देखिए, इसके अंदर क्या है, यहाँ ये जो इसका मतलब क्या हुआ कि RL में यदि वृद्धि करते हैं तो दिष्टकारी की जो दक्षता है उसमें भी वृद्धि होती है, और दिष्टकारी की दक्षता अधिकतम 40.6% हो जाती है। अधिकतम जो ये रहती है ये कितनी रहती है, 40.6% दक्षता उसकी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ ये जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है ये 40.6% जो AC करंट होता है या AC वोल्टेज होता है उसको DC में कन्वर्ट कर पाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।